दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और एक लौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत ज्यादा घमंडी और गुस्ताख हो गई थी। उसके लिए जब भी कहीं से कोई भी रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक भी उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवार को वहां बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दौरान अपनी कनीज़ों के साथ वहां आई। बड़ी मगरूराना अंदाज के साथ वो जिस भी उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंचे जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, देखो तो ये तो गोल टब है, इसमें तो सामान रखा जा सकता है। और जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची जो कि बहुत लंबा था तो उसे कहा, देखो तो कैसा खंबे की तरह लगता है। तीसरा शहजादा जिसकी हाइट थोड़ी कम थी उसे देखकर कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक शहजादा जो कि बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रहे, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने उसे ऐसा करते हुए देखा कि इन्होंने सारे मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान की और कसम खाई कि शहजादी चाहे या न चाहे, पसंद करे या न करे, मगर मैं अब इसकी निकाह किसी फकीर से कर दूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर्द कवैया आया जो गली कुचे में घूमकर गाना गा रहा था। उसने गाते गाते शाही महल के पास आ गया और वो शाही महल के सामने आकर गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़े वाले फकीर को वहां ले आया। उस फकीर कवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी अब किसी फकीर से कर दूंगा और मैं अब अपनी वो कसम पूरी करने जा रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द कवैये के साथ कर दिया और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ यहाँ से जाने की तैयारी पकड़ो। शहजादी रोटी पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरी। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। फकीर ने जवाब दिया, ये मैंने क्या किया? उसने ठंडी सांस ली। उसके बाद वो एक बहुत खूबसूरत बाग से गुजरी। ये देखकर उसने फिर से फकीर से पूछा कि ये किसकी बाग है? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले की है। फकीर ने आहिस्तगी से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितने बदनसीब हूँ। फिर वो एक बहुत ही बड़ी अजीमुशान शहर से गुजरी। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया कि ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह की है और ये उसके सल्तनत की राजधानी है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। अफसोस, ओह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश कि मैं उससे शादी कर लेती। शहजादी ने पछताते हुए कहा। तो फकीर शोहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात कैसे कर सकती हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंची। ये कैसी बदनुमा और बदसूरत सा झोपड़ी है? ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? शहजादी ने पूछा। तो फकीर ने कहा, हमें नौकर से क्या काम, तुम सब कुछ कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसीलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया
और सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने उसे जगाया, घर साफ करने और दूसरे काम करने का कहा। शहजादी तमाम काम में लगी रही, ऊपर से जली काटी बातें सुनती रही, मगर सब्र के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी तरह उसने कुछ दिन गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ भी कमाया था सब कुछ खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बैत लाकर देता हूँ, तुम उसे टोकरियां बुनना और मैं बेच आऊंगा। ये कहकर फकीर जंगल की तरफ चला गया और बैत काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बुनने शुरू की। उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी उंगली जख्मी हो गई और उनसे खून बहने लगे। ये देखकर फकीर ने कहा, मेरा ख्याल है तुमसे ये काम भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर वो ये भी नहीं कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे तुमसे शादी करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के कुछ बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने के काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की बाजार में बर्तन हुए देखता तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लेता। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक वैसी और बदमिजाज सिपाही उसी बाजार से गुजरा और वो गुजरते वक्त उसने बाजार के बीचों बीच बर्तन रखे हुए देखकर लात मारकर सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता मत खेलना। शहजादी बहुत परेशान हुई कि फकीर को जाकर क्या जवाब दूंगा। बहरहाल उसने सारा वाकया आकर फकीर को सुना दिए तो फकीर ने कहा, तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बर्तन ले जाकर बीच बाजार में बैठ जाना? आखिर लोगों को वहाँ से गुजरना होता है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होता है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं कल शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ कोई काम हो। ये कहकर वो महल में चला गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह से एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्ची बनकर वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर वो घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हो गए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। नकीब और जोबदार कड़े हुए कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपने किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर और तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमाएं आई और उन्होंने उसको बहुत से मजेदार खाना दिए जो उसने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से ही गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत ही जर्द बर्क लिबास में मलबूस एक खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा, ये तो वही दाढ़ी वाला शख्स है जिसकी उसने बहुत मजाक उड़ाई थी। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। शहजादी का ये हाल वो ये सोच रही थी किसी तरह जमीन फट जाती तो वो शायद जमीन के अंदर घुस जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लकब पर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आवारा गर्द कवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़ दिए थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुरूर था उस गुरूर को मैं खत्म करना चाहता था और आज तुम्हारा सारा गुरूर खत्म हो गया है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली सारी बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब है। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ लेकर गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया और जब वो दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबार भी वहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकल और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था।
दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।